नमस्ते साथी विद्रोही पूंजीपतियों, आशा है कि आप ठीक हैं। हाल ही में इन छोटे अज्ञात देशों के बारे में बहुत चर्चा हुई है जो एक विशाल मात्रा में यूएस ट्रेजरी के मालिक हैं। आपको सिर खुजाना पड़ता है और सोचना पड़ता है कि ऐसा क्यों है। मैं ये रहस्य बताने जा रहा हूं कि ये सभी छोटे, सभी नहीं, लेकिन कई छोटे अज्ञात देशों के पास इतनी सारी यूएस ट्रेजरी क्यों है। कुछ देश जिनके बारे में आपने शायद सुना भी नहीं होगा, जैसे कि यूएस ट्रेजरी के चौथे सबसे बड़े धारक, यूएस ट्रेजरी का सबसे बड़ा धारक, ड्रम रोल कृपया, लग्जमबर्ग है। लग्जमबर्ग। बैट, तुम्हारे बिंगो कार्ड पर यह नहीं था, तो चलो इस अजीब परिणाम में चलते हैं और यह निर्धारित करें कि यह ट्रेजरी बाजार के लिए क्या अर्थ रखता है और यह संयुक्त राज्य के आरण के लिए क्या अर्थ रखता है। ठीक है, तो मैं मैक्रो वॉयस के एक हालिया एपिसोड के बारे में बात करना चाहता हूं, मेरे अच्छे दोस्त ब्रेंट जॉनसन और एरिक टाउनसेंड के साथ। और वे ये उल्लेख करते हैं कि ल्यूक ग्रोहमन, एक और अच्छे दोस्त, अक्सर किस बारे में बात कर रहे हैं, और यही है कि यूएस ट्रेजरी का नंबर एक धारक, नंबर एक चीन, जापान और सामान्य संदिग्ध हैं। लेकिन अब अचानक आपने लग्जमबर्ग, कैमन द्वीप और बेल्जियम जैसे स्थानों पर यूएस ट्रेजरी की एक विशाल मात्रा, एक महत्वपूर्ण मात्रा में ट्रेजरी देखी है। तो चलिए मैक्रो वॉयस के हालिया एपिसोड से एक क्लिप पर चलते हैं और इस पर थोड़ा गहराई से चर्चा करते हैं, और फिर मैं यह रहस्य बताने जा रहा हूं कि मुझे क्यों लगता है कि केमैन द्वीप और लग्जमबर्ग जैसे स्थानों के पास इतनी सारी यूएस ट्रेजरी हैं और क्या यह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक जोखिम पैदा करता है। चलो स्क्रीन शेयर बदलते हैं। हो गया। और यूएस ट्रेजरी में कर मुक्त निवेश करने का मौका। चूकना क्योंकि आप फॉर्म W8 की जानकारी पूरी करने के लिए तैयार नहीं थे। यह मेरे लिए ऐसा लगता है कि आप वास्तव में कुछ छिपा रहे हैं। तो ब्रेंड शुरू में यह कह रहे थे कि वह सोचते हैं कि इस घटना के पीछे एक कारण यह है कि बहुत से सुपर अमीर लोगों को W8 के माध्यम से ट्रेजरी खरीदने पर कर में छूट मिलती है। फंड या वित्तीय संस्थान केमैन द्वीपों में या इन तथाकथित कर आश्रयों में, बैंक। तो यहीं से हम शुरू करते हैं। अरे, हमारे आपसी दोस्त ल्यूक ग्रोहमन ने जो सुझाव दिया है वह है, एक मिनट रुको, क्या अगर यहां जो वास्तव में हो रहा है वह गर्म हेज फंड का पैसा है? आप जानते हैं यह केमैन द्वीप है। ये भी ऐसे स्थान हैं जो वैश्विक हेज फंडों, वैश्विक मैक्रो हेज फंडों के लिए मास्टर फंड का काम करते हैं। वह सोचते हैं कि इसका मतलब यह है कि वे संप्रभु धारक नहीं हैं। वे बेल्जियम जैसे देशों के माध्यम से, अन्य संस्थाओं के माध्यम से निवेश नहीं कर रहे हैं। ये हॉट मनी निवेशक हैं, ऐसे निवेशक जो हेज फंड में निवेश करते हैं और जो अपनी धारणा और रणनीति को पूरी तरह से छोड़ने और विपरीत दिशा में भागने के लिए तैयार होते हैं और पल भर में अपना रुख बदल लेते हैं। वह देखता है कि अस्थिरता का अधिक जोखिम है। ऐसा लगता है कि आप सोचते हैं कि यह वही प्रकार का धन है जो केमैन द्वीपों जैसे ऑफशोर स्थानों के माध्यम से आ रहा है, लेकिन यह अधिक संभावना है कि यह संप्रभु धन आ रहा है। तो हम कैसे जान सकते हैं कि इन संभावित कर बचत स्थानों के माध्यम से वास्तव में कितना पैसा आ रहा है? मुझे नहीं लगता कि ब्रेंट का यह कहना था कि यह संप्रभु धन था, लेकिन वे इस पर अभी कुछ ही क्षण में चर्चा करने वाले हैं। तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम सभी एक ही पृष्ठ पर हैं, ल्यूक कह रहे हैं कि केमैन द्वीपों और लग्जमबर्ग में यूएस ट्रेजरी का ढेर लगने का कारण यह है कि हमारे पास कुछ हेज फंड हैं जो बस यील्ड की तलाश में हैं। वे उपज खरीद रहे हैं, लेकिन जैसे ही ब्याज दरें कम होंगी, ये सभी संस्थाएं इन यूएस ट्रेजरी को बेचने लगेंगी, क्योंकि केंद्रीय बैंकों के विपरीत वे इन ट्रेजरी को लंबे समय के लिए नहीं रख रहे हैं। और अगर ब्याज दरें कम होती हैं और इसलिए इन हॉट मनी हेज फंड्स के लिए ट्रेजरी को बेचने का प्रोत्साहन होता है, तो अब इन ट्रेजरी का अंतिम खरीदार चला जाएगा और इसलिए ब्याज दरें विशेष रूप से वक्र के लंबे अंत पर तेजी से बढ़ने वाली हैं। यह ल्यू की परिकल्पना है जिसे एरिक कुछ हद तक स्पष्ट कर रहा है। नहीं, मुझे
लगता है कि शायद जिस तरह से मैंने इसे समझाया वह स्पष्ट रूप से नहीं आया। मैं ल्यूक से सहमत हूं कि ये संस्थाएं या तो हेज फंड हैं या प्राइवेट इक्विटी फंड या कुछ प्रकार के ऑफशोर एंटिटी फंड हैं जिनमें दुनिया भर के व्यक्तियों ने निवेश किया है और फिर उन वाहनों ने संयुक्त राज्य में यूएस ट्रेजरी में निवेश किया है। लेकिन मेरा कहना है कि उन देशों से जो धन आ रहा है वह उन देशों का है जिन्हें बहुत धनी व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के बाजारों तक पहुंचने के लिए उपयोग करते हैं। तो मैं सोचता हूं कि मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि मुझे यकीन नहीं है कि ये संस्थाएं कौन सी सटीक रणनीति का उपयोग कर रही हैं। ल्यूक भी नहीं जानता, कोई और नहीं सिवाय उन लोगों के जो वास्तव में फंड चला रहे हैं। लेकिन मैं ये समझा रहा हूं कि यही कारण है कि ये छोटे देश इतने बड़े धारक हैं। हम सहमत हैं कि अगर आप उन फंडों, उस श्रेणी के हेज फंडों आदि देखें तो उनके निवेश की विशेषताएं निश्चित रूप से उस व्यक्ति के लिए अद्वितीय हैं जो फंड चला रहा है, लेकिन कुल मिलाकर उनका शैली कहने के लिए केंद्रीय बैंक प्रबंधकों की होल्डिंग्स से काफी अलग है। तो हम एक पूरी तरह से अलग प्रकार के पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। और जब लोग कहते हैं कि आप यह नहीं कह सकते कि यूएस ट्रेजरी के विदेशी धारण गिर रहे हैं, वे नहीं गिर रहे हैं। हम वास्तव में एक ऐतिहासिक उच्च स्तर पर हैं। आपको डेटा को देखना होगा। और यह एक और बात है जिस पर उन्होंने चर्चा की कि विदेशी धारक यूएस ट्रेजरी में अब तक के उच्चतम स्तर पर हैं। आप में से अधिकांश लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ट्विटर और विशेष रूप से ट्विटर और जीरो हेज जैसी जगहों पर जो सुनते हैं, उसके आधार पर आप सोचेंगे कि विदेशी यूएस ट्रेजरी की होल्डिंग्स ऐतिहासिक निम्न स्तर पर हैं, क्योंकि केंद्रीय बैंक ट्रेजरी को फेंक रहे हैं, ट्रेजरी को फेंक रहे हैं, ट्रेजरी को फेंक रहे हैं। खैर, कुछ केंद्रीय बैंक ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वहां बहुत सारे खरीदार हैं जो कमी को पूरा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि एक निश्चित बिंदु पर उन ब्याज दरों का स्तर इतना आकर्षक हो जाता है कि यह आपूर्ति डिमांड के आधार पर होता है, नहीं महंगाई के आधार पर, नहीं डॉलर के आधार पर, नहीं विकास और महंगाई की अपेक्षाओं के आधार पर। तो ठीक है, वास्तव में मैं बस रहस्य को उजागर करने वाला था। मैं अभी रहस्य नहीं बताने वाला हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। ओह, 1 मिनट रुको। अगर मैं आपके डेक में पृष्ठ 23 को देखूं तो जो लाल रंग में है वह वही चार्ट है जिसे मैंने अभी खोला है। मैं तुमसे कसम खाता हूं, मैंने किया। मैंने ये वीडियो नहीं देखा। मैंने पॉडकास्ट सुना, लेकिन मैंने वीडियो नहीं देखा। ये मेरे लिए इस क्लिप को देखने का पहला मौका है। और ये वही चार्ट है जिसे मैंने अभी खोला है, जिसे हम उपयोग करेंगे और जैसे ही हम इस पर काम खत्म करेंगे उस पर जाएंगे। ठीक है? खैर, शायद हमें अब उस चार्ट पर जाने की जरूरत नहीं है। मैं यह नहीं कहूंगा कि यह पूरी तरह से गिर रहा है। यह चीनी होल्डिंग्स है या नीली रेखा जापानी होल्डिंग्स की है जो गिरावट की प्रवृत्ति में है। गिर नहीं रही है, लेकिन निश्चित रूप से काफी तेजी से गिरावट की प्रवृत्ति में है और विपरीत दिशा में केमैन द्वीपों और इसी तरह के गर्म पैसे के स्रोतों में एक साथ हो रही वृद्धि। तो मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में जो हो रहा है वह यह है कि केंद्रीय बैंक, जैसा कि ल्यूक ने सुझाव दिया था, यूएस ट्रेजरी को केंद्रीय बैंक के रिजर्व संपत्ति के रूप में अपने हित को बहुत सक्रिय रूप से कम कर रहे हैं। लेकिन डेटा इस तथ्य से धुंधला हो रहा है कि एक ही समय में किसी भी कारण से केमैन द्वीपों में हेज फंड और अन्य गर्म पैसे के स्रोत, जिनकी व्यापार से बाहर निकलने में घबराने की प्रक्रिया बहुत बहुत अलग है, वे लोग हैं जो अंतर को भर रहे हैं। इस बिंदु पर जब आप केवल साधारण डेटा को देखते हैं, जो कि हम पृष्ठ 22 पर देख रहे चार्ट है, तो यह विदेशी केंद्रीय बैंकों के अपने होल्डिंग्स को बेचने के विपरीत निष्कर्ष देता है। लेकिन पृष्ठ 23 यह प्रकट करता है कि वे वास्तव में ऐसा कर रहे हैं। खैर, ये मजेदार है क्योंकि हम इसके बारे में कुछ स्लाइड्स के बाद बात करने वाले हैं। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहूंगा एरिक, वह यह है कि सालों से, और आप इसे जानते हैं और जिन लोगों को यह नहीं पता उन्हें बताना चाहता हूं, मैंने 2018 के मध्य में इस डॉलर मिल्कशेक सिद्धांत के बारे में बात करना शुरू किया और जनवरी 2019 में वैंकूवर में एरिक टाउनसेंड का सम्मेलन वह पहला सम्मेलन था जिसमें मैंने इस बारे में सार्वजनिक रूप से बात की। और वैसे उस सम्मेलन का आयोजन किसने किया? ये एक मजेदार तथ्य है। चलो चैट में चलते हैं और देखते हैं क्या कोई इसका उत्तर दे सकता है। क्या किसी को पता है कि 2019 में पहले मैक्रो वॉयस लाइव सम्मेलन का उत्पादन किसने किया?
यहां एक ट्रिविया प्रश्न है, चलो देखते हैं कि क्या कोई इसे चैट में सही जवाब दे सकता है। जोश, क्यों नहीं तुम मेरे लिए वह देख लेते हो और देखते हो कि क्या कोई चैट में इसे समझता है, और फिर हम इस वीडियो पर वापस आएंगे। मैं नहीं चाहता कि यह बाधित हो। नहीं नहीं नहीं, किसी के पास अभी तक नहीं है। ठीक है, चलो वीडियो पर वापस चलते हैं। टेरी, बस यही तो है। टेरी, ब्रैनिगन ने बिल्कुल सही बात कही। यह आपका अपना था। जॉर्ज गैमन ने 2019 में वैंक्यूवर में पहले मैक्रो वॉयस लाइव इवेंट का आयोजन किया, जिसका उल्लेख ब्रेंट जॉनसन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए वीडियो पर वापस चलते हैं। और उस समय मैंने जो एक तर्क प्रस्तुत किया था वह यह था कि दुनिया भर के धनी विदेशी अपने पैसे को अमेरिका में निवेश करने का विकल्प चुनेंगे, बजाय कि घरेलू स्तर पर, और आप आने वाले वर्षों में अमेरिका में बढ़ते निवेश को देखेंगे। बहुत से लोगों ने कहा नहीं, यह पहले ही हो चुका है, निवेश पहले ही हो चुका है, यह अब और नहीं होने वाला है। लेकिन मैंने एक तरह से दूसरी तरफ का रुख अपनाया, और मुझे लगता है कि यह चार्ट यह दिखाने में अच्छा काम करता है कि छोटे संस्थाएं और बहुत धनी व्यक्ति जो इन वाहनों और इन ऑफशोर आश्रयों में निवेश करते हैं, उन्होंने केंद्रीय बैंकों में अंतर को पूरा किया है, और इसलिए विदेशी लोगों द्वारा यूएस ट्रेजरी की कुल होल्डिंग्स बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो हम जो हुआ है उसमें बहुत हद तक एक मत है। ये मेरे लिए एक बहुत स्पष्ट सवाल उठाता है, जो है, ठीक है रुकिए, अगर जो कुछ हो रहा है वह ये है कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंकर्स, जिन्हें बहुत से लोग, हालांकि मैं सहमत नहीं हूं, सच में बहुत से लोग केंद्रीय बैंकर्स को अंतिम गुरु मानते हैं। ठीक है, तो मैं सुझाव दूंगा कि आप इस पूरे एपिसोड को सुने, लेकिन समय की दृष्टि से मैं कुछ अलग चार्ट्स पर कूदना चाहता हूं। तो चलिए स्क्रीन शेयर बदलते हैं। वे जो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, एरिक कहते हैं, मैं समझता हूं कि आप क्या कह रहे हैं। जो होता है वह यह है कि चलिए कहते हैं 10 साल की ट्रेजरी पर ब्याज दरें एक स्तर तक पहुंच जाती है जहां अचानक ये गर्म पैसे वाले हेज फंड्स के लिए आकर खरीदना बहुत आकर्षक हो जाता है, और यही हम देख रहे हैं। तो मैं पूरी तरह से असहमत हूं कि यह हॉट मनी हेज फंड हैं, शायद किसी हद तक, लेकिन मैं ये बताने जा रहा हूं कि वास्तव में क्या हो रहा है। और एक बार जब आप समझ जाते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है और ये छोटे अज्ञात देश यूएस ट्रेजरी क्यों खरीद रहे हैं, या कम से कम इन छोटे देशों में स्थित संस्थाएं क्यों खरीद रही हैं, तो ये आपको दिखाता है कि हम कैसे यूएस आरएन को 2007 में 9 ट्रिलियन से बढ़ाकर आज 45 ट्रिलियन कर सकते हैं, और 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड नीचे जाती है, ऊपर नहीं। आज 7 से 35 ट्रिलियन और 10 साल की ट्रेजरी यील्ड घट जाती है। तो चलो स्क्रीन शेयर बदलते हैं। चलो अब हम इस चार्ट पर चलते हैं। मैं बस इसे उजागर करना चाहता हूं। यह वही चार्ट है जो उनके पास था। जोश, क्या तुम इसे अब देख सकते हो? हाँ, ठीक है। तो यह जापान है, नीला, चीन, लाल, यूके पीले रंग में। अब विश्व का वित्तीय केंद्र कहां है बैंकों के लिए? यह लंदन होगा, दूसरे शब्दों में यूके। और भी हम वास्तव में और कहां बड़ी संख्या में बैंकों के निवास की बात कर रहे हैं? खैर, विश्वास करें या नहीं, यह लग्जमबर्ग होगा। स्विट्जरलैंड, कोई आश्चर्य नहीं। आयरलैंड, कोई आश्चर्य नहीं। और फिर आप देखते हैं कि पीछे कौन है? केमैन द्वीप। तो जैसा कि मैंने कहा, लग्जमबर्ग चौथे नंबर पर है। लग्जमबर्ग, मुझे लग्जमबर्ग की जनसंख्या के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं अनुमान लगाता हूं कि यह शायद 1 मिलियन से कम है, क्योंकि यह बस सिंगापुर की तरह एक शहर राज्य की तरह है। लेकिन चलिए चलते हैं, आइए केमैन द्वीपों को एक उदाहरण के रूप में लेते हैं। मैंने इसे बहुत जल्दी खींचा। केमैन द्वीपों की जनसंख्या शायद शायद 500,000 है। वास्तव में चलो इसे जल्दी से करते हैं, मैं जिज्ञासु हूं। 74,000।
64,000 कैमैन द्वीपों की जनसंख्या और यहां कैमैन द्वीपों में स्थित बैंकों की एक सूची है। आप कहते हैं, ओ मेरे भगवान जॉर्ज, 75,000 लोगों के लिए यह बहुत सारे बैंक हैं। ओ, हम खत्म नहीं हुए हैं। चलो स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करते रहो और करते रहो और स्क्रॉल करते रहें और स्क्रॉल करें, जारी रखें। अभी तक खत्म नहीं हुआ और चलो हो गया। हा हा, कैमैन द्वीप में लगभग उतने ही बैंक हैं जितने लोग हैं, और मैं कल्पना करता हूं कि यह लग्जमबर्ग के लिए भी बिल्कुल वही स्थिति होगी। यह शायद लंदन के लिए भी बिल्कुल वही स्थिति होगी। तो मेरी राय में यहां क्या हो रहा है? क्या यह गर्म हेज फंड का पैसा है? नहीं। और यहां कुंजी यह समझना है कि वे क्यों खरीद रहे हैं। तो जब एक बैंक एक ट्रेजरी खरीदता है, हर बार नहीं, लेकिन जब एक बैंक एक ट्रेजरी या वास्तव में अपनी बैलेंस शीट पर कुछ भी खरीदता है, तो वे क्या कर रहे हैं? वे बस एक स्प्रेड की तलाश कर रहे हैं, बस इतना ही। वे बस अपनी संपत्तियों और देनदारियों के बीच के अंतर की तलाश कर रहे हैं। क्या यह हेज फंड का पैसा है जो जमा हो रहा है कि जैसे ही ब्याज दरें कम होंगी या उन्हें एनवीडिया, बिटकॉइन या सोने पर बेहतर सौदा मिलेगा, वे बस इन सभी ट्रेजरी को बेच देंगे और दीर्घकालिक वक्र ऊपर चला जाएगा? नहीं, क्योंकि यह उनकी खरीदने के कारण को गलत समझना है। वे बस अंतर के लिए खरीद रहे हैं। और चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि केंद्रीय बैंक बेच रहे हैं, जो वे कर रहे हैं। और चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि जेनेट येलेन रातों रात एक विशाल मात्रा में ट्रेजरी बेचती है, आपूर्ति को इस हद तक बढ़ाती है कि ब्याज दरें बढ़ जाती हैं। तो इसका फैलाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या अंतर बढ़ता है ना? अगर अंतर बढ़ता है तो क्या इससे इन बैंकों की मांग में वृद्धि होगी या कमी? यह अधिक मांग होगी, जो फैलाव को फिर से उसी स्थान पर लाएगी जहां यह था। देखो, मुझे यह पसंद नहीं है, लेकिन मैं वास्तविकता को बदल नहीं सकता। और वास्तविकता यह है कि ट्रेजरी की आपूर्ति बड़े पैमाने पर मांग को प्रभावित करती है, और जैसे जैसे आपूर्ति बढ़ती है, मांग भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ये संस्थाएं हेज फंड नहीं हैं जो निवेश पर लाभ की तलाश कर रही हैं। वे बस निवेश पर वापसी की तलाश में जमा करने वाले हैं। इसीलिए बैंक जो इस बात से अवगत हैं के पास दो विकल्प हैं। या तो आप वास्तविक अर्थव्यवस्था में पैसे उधार दे सकते हैं ताकि अंतर को अपने पास रख सकें, लेकिन आप एक विशाल मात्रा में जोखिम ले रहे हैं, विशेष रूप से यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था संकुचित हो रही है। या आप बस उस डॉलर के जमा को ले लेते हैं, ट्रेजरी खरीदें, अंतर को अपने पास रखें, और आप कहते हैं, ठीक है जॉर्ज, इन बैंकों में अभी कोई अंतर नहीं हो सकता। मेरा मतलब है, भगवान के लिए फेड फंड्स 4.75 पर है, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि वे ब्याज दरों को नियंत्रित करते हैं, खासकर वक्र के सामने के हिस्से पर। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि यह यहां कहां है। और आप जानते हैं, इनमें से कुछ बैंक वास्तव में दिलचस्प हैं। उदाहरण के लिए, मैंने यहां कैमन द्वीपों में स्थित ओक्लाहोमा बैंक देखा। यहां भारत का बैंक भी है। वास्तव में अजीब, लेकिन मैं ज्यादा भटकना नहीं चाहता। जो मैंने देखा वह एक ऐसा बैंक है जिसे हर कोई जानता है, वह है बार्कलेज। तो मैंने बार्कलेज के बारे में देखा कि वे अपने बैलेंस शीट के देनदारियों की ओर कितना भुगतान कर रहे हैं। ये उनके अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट से है, और डॉलर जमा पर अभी 0 से 100,000 के बीच वे मूल रूप से 1% का भुगतान कर रहे हैं। तो चलिए उनके सबसे उच्च ब्याज दर पर चलते हैं। यह तब होगा जब आपके पास 5 मिलियन से अधिक की जमा राशि हो। वे आपको 2.8% का भुगतान कर रहे हैं। अब जोश, क्या तुम तुरंत बता सकते हो कि 10 साल की ट्रेजरी पर वर्तमान में ब्याज दर क्या है?
जोश शायद हमें नजरअंदाज कर गया है। 10 वर्षीय ट्रेजरी पर वर्तमान उपज लगभग 4.2% है और मैं कोई गणित का जीनियस नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि 4.2% 2.8% से बहुत अधिक है और इसलिए 2.8% से बहुत अधिक है। और इसलिए आप स्प्रेड क्यों नहीं खरीदेंगे और अपनी जेब में रखेंगे? आप कहते हैं जॉर्ज, लेकिन मुद्रास्फीति, लेकिन ट्रेजरी की आपूर्ति, ठीक है, बढ़िया, लेकिन वे परिपक्वताओं को मेल कर रहे हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि वे 1 साल के लिए उधार ले रहे हैं, ठीक है, वे 1 साल की ट्रेजरी खरीदने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि उनके पास कोई ब्याज दर जोखिम नहीं है। इसका मतलब है कि उन्हें बेचने की आवश्यकता नहीं है। वे बस साल के अंत में मूलधन के साथ ब्याज प्राप्त करने वाले हैं और फिर वे अपने जमा करने वालों को वही भुगतान करने जा रहे हैं। मान लेते हैं कि वे एक सीडी या किसी प्रकार के खाते में हैं या उनके पास एक लॉकअप अवधि है, जो कि वैसे यूरो डॉलर बैंकों में अधिकांश चेकिंग खातों और बचत खातों का यही तरीका है। ये वास्तव में मांग जमा नहीं है, जैसे कि हम आपके स्थानीय वेल्स फार्गो में जानते हैं। लेकिन चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि उन्हें अल्पकालिक उधार लेना पड़ा। यह एक मांग जमा था और उन्हें मूल रूप से 10 वर्षीय ट्रेजरी द्वारा दीर्घकालिक उधार देना पड़ा। अच्छा, वास्तव में यह काफी आसान है। इसे ब्याज दर स्वैप कहा जाता है। वे बस उस जोखिम को हेज कर देते हैं। स्वैप का उपयोग प्रतिकूल ब्याज दर आंदोलनों के खिलाफ हेज करने के लिए किया जा सकता है। तो आप बस जोखिम को हेज कर सकते हैं। तो अगर 10 वर्षीय ट्रेजरी 5% तक बढ़ जाती है तो क्या होगा? तो इससे स्प्रेड और भी आकर्षक हो जाता है। अब स्प्रेड केवल एक निश्चित बिंदु तक ही संकुचित होगा, क्योंकि इसमें लागत शामिल होती है और इसमें थोड़ा सा जोखिम भी होता है। लेकिन यह वास्तव में ट्रेजरी की मांग को प्रभावित करने वाला है। यह फैलाव है और इसलिए यदि आपूर्ति अधिक है और यदि वह फैलाव बढ़ता है तो मांग भी अधिक होती है। अब ब्याज दरों को क्या बढ़ा सकता है? खैर, उच्च विकास और मुद्रास्फीति की अपेक्षाएं, क्योंकि तब उन्हें बैलेंस शीट के देनदारियों की ओर 2.8% से अधिक भुगतान करना होगा। तो अगर उन्हें, चलिए कहते हैं, 2% का स्प्रेड प्राप्त करना है ताकि यह समझ में आए, अगर उनके फंडिंग लागत 3% तक बढ़ जाती है तो अचानक वे ट्रेजरी नहीं खरीदेंगे जब तक कि उपज 5% न हो। इसलिए ब्याज दर को प्रभावित करने वाला कुछ भी आपूर्ति नहीं है, यह मुद्रास्फीति नहीं है, यह सीपीआई नहीं है, यह डॉलर नहीं है। इस पर प्रभावित करने वाला विकास और मुद्रास्फीति की अपेक्षाएं हैं, उन्हें अपने डॉलर के फंडिंग के लिए भुगतान। देखिए, यही इसे चलाता है और यही कारण है, फिर से आप देख सकते हैं कि अमेरिका का कर्ज 9 ट्रिलियन से बढ़कर 45 ट्रिलियन हो गया है और ब्याज दरें वास्तव में लंबी अवधि के अंत में कम हैं। और एक त्वरित विचार प्रयोग के लिए, अगर आप कह रहे हैं जॉर्ज ये पागलपन है, क्या आपको नहीं पता कि मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ने वाली है और उन्हें मुआवजा नहीं मिल रहा है? ठीक है, चलिए इसे यहां जल्दी से देखते हैं। अगर आप 3% का अंतर रखते हैं, माफ कीजिए, अगर आप 3% का स्प्रेड कमाते हैं, मान लीजिए $10 बिलियन पर, मान लीजिए कि आप $10 बिलियन उधार लेते हैं। याद रखें, यह केवल संस्थाओं या निजी संस्थाओं, गैर बैंक संस्थाओं से जमा नहीं है, यह अन्य बैंकों से भी जमा है जिन्हें वे आपस में बना सकते हैं। इसलिए बैलेंस शीट की क्षमता लगभग असीमित है। हम इसे एक विषय के लिए बचा लेंगे। एक अलग वीडियो के लिए मैं उस गहरे विषय में नहीं जाना चाहता। लेकिन मुद्रास्फीति और ये सभी चीजें, ठीक है, चलो सोचते हैं। तो अगर मैं आपको अभी बताऊं कि आप 10 बिलियन पर 3% का स्प्रेड कमा सकते हैं, तो क्या आप ऐसा करेंगे? तेज गणित, ये 300 मिलियन है। अब अगर मुद्रास्फीति 5% पर वापस चली जाती है तो क्या आपको परवाह है? यह $300 मिलियन है। उत्तर नहीं। और अगर आप परवाह करते हैं तो आप बस थोड़ा सा स्प्रेड बढ़ा देते हैं ताकि आप उस स्प्रेड के साथ कुछ डॉलर में खरीदने की इच्छा रखते हैं जिसे आप इकट्ठा कर रहे थे।
अब अगर मैं कहूं कि जेनेट येलेन अगले हफ्ते बाजार में बहुत सारे ट्रेजरी डालने जा रही हैं और आपूर्ति बढ़ने वाली है क्योंकि घाटे बढ़ने वाले हैं, क्या आपको परवाह है? आप अभी भी 300 मिलियन कमा रहे हैं? जवाब नहीं। तो यहां का मुख्य बिंदु यह है कि मैं क्यों मानता हूं कि आप इन छोटे अस्पष्ट देशों में सभी ट्रेजरी को देख रहे हैं, क्योंकि इन देशों में स्थित बैंक एक आकर्षक स्प्रेड देख रहे हैं जिसे वे ट्रेजरी खरीदकर प्रभावी रूप से जोखिम मुक्त तरीके से अपने पास रख सकते हैं। और अगर हमारे पास अधिक आपूर्ति है, अगर ब्याज दरें बढ़ती है, यह मानते हुए कि मुद्रास्फीति और विकास की अपेक्षाएं समान रहती हैं, तो वे क्या करने वाले हैं? वे अधिक ट्रेजरी खरीदने वाले हैं। और वह चार्ट जो उन्होंने मैक्रो वॉयस पर विदेशी संस्थाओं द्वारा ट्रेजरी रखने के बारे में दिखाया, ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर जाता रहेगा जब तक जेनेट येलेन उन ट्रेजरी को जारी करती रहेंगी। तब तक विदेशी खरीदार होंगे जो खरीद रहे हैं, क्योंकि वे ऐसा क्यों नहीं करेंगे? वे ऐसा क्यों नहीं करेंगे? हम में से कोई भी वही करेगा अगर हम बिना किसी जोखिम के एक स्प्रेड को अपने पास रख सकें। और $300 मिलियन बस एक उदाहरण देते हुए अपने पीछे रख सकें। मुझे वह व्यक्ति दिखाओ जो ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, तो यह रहा। तो यह एक त्वरित पाठ है, यह एक त्वरित अपडेट है कि यह सभी ट्रेजरी कौन खरीद रहा है। और यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूं, हमारे पास एक आरण संकट नहीं है, हमारे पास एक खर्च संकट है, जिसका अर्थ है कि संकट ट्रेजरी बाजार में सरकारी खर्च के माध्यम से नहीं दिखेगा, बल्कि दीर्घकालिक वक्र के अंत में फैलने से। संकट वह सरकारी खर्च है जो अर्थव्यवस्था को विकृत कर रहा है, जो एक कम कुशल अर्थव्यवस्था बना रहा है और जो औसत और जेन के जीवन स्तर को कम कर रहा है। वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका और अमेरिकी नागरिकों के लिए असली संकट यह है कि हमारे पास एक आरण संकट नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास एक आरण संकट होता तो यह अंततः आपके नशे में धुत दिवालिया अंकल सैम को सीमित कर देता। लेकिन तथ्य यह है कि उसके पास कोई बाधा नहीं है। इसका मतलब है कि वह आपके वोट को खरीदने की कोशिश करके आपके जीवन और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को और भी खराब कर देगा, क्योंकि उसे शक्ति की असीमित लालसा है। यही मुख्य बात है। दोस्तों, अपने दोपहर के बाकी समय का आनंद लें। आप स्वतंत्रता, आजादी, मुक्त बाजार और पूंजीवाद के समर्थक हैं।